नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। कोलकाता में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के परिजनों से मिलने के बाद राज्यपाल ने एक गोपनीय चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी थी, लेकिन उसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने लेने से मना किया। ऐसा दावा राजभवन के अधिकारियों का है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी उन्होंने लिखी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की चीफ एडवाइज़र का कहना है कि मुख्यमंत्री ने लगातार बढ़ते रेप के मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले से गंभीरता से निपटने की बात भी लिखी है। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और पहले बात अब हम चुनावों की करते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव साल के अंत में हो जाएंगे और ऐसे में इन राज्यों में गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं और अन्य पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें, इस के बाद उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आर्टिकल 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम सीधे घाटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज से बात करते हैं। सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। पहला सवाल यही है, कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, कैसे हालात को आप आंकते हैं इस समय? देखिए, यहाँ लोगों को मालूम है कि इलेक्शन हो रहा है और मेरा अंदाजा है कि लोगों की सोच जो भी है, लेकिन इलेक्शन में वो कंजूसी नहीं करेंगे। लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे। उनको जमहूरियत का पता है, वोट की अहमियत भी पता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप देखेंगे कि यहाँ वोट डाले जाएंगे। तो उस मामले पर, उस इश्यू पर यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी भी जमात में। जहां तक आम लोग मैदान है, वो वोट डालेंगे। इसलिए यहाँ की मेन स्ट्रीम ने, सबने वोट मांगना शुरू किए हैं। वोट वोट के लिए कहते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। तो इसमें कोई घाटा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसन कश्मीर के लोग, जी वोट डालने के लिए बूथ पर जरूर जाएंगे, जी। अवश्य जाएंगे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की है आज। क्या निकल कर आया है इस बातचीत में? नहीं, अच्छा किया उन्होंने। वह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने अच्छा किया, यहाँ आ जाएंगे, लीडरशिप से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। बड़ा अच्छा है। आए हैं तो बात कर रहे हैं, वो अपनी जरूरत के मुताबिक। जी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने कहा। अ, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने स्टेटहुड की बात कही है, एक तरफ वादा किया है उसका। कांग्रेस के लिए कैसी स्थिति को आप आंक रहे हैं यहाँ पर? कांग्रेस यहाँ के लोगों को पसंद है। वो ये समझते हैं, असल में जम्मू कश्मीर के लोग, खास तौर कश्मीर के लोग, सेक्युलरिज्म के साथ हैं। और उनको लगता है, दूर से अपनी जगह उनको शिकायत हो दिल्ली से, लेकिन इस मौके पर कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, सारे लोग ये चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए वोट डाला जाए और सेक्युलरिज्म के लिए वोट डाला जाए। कश्मीर तो शुरू से सेक्युलर रहा है और वो देख रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में, हिंदुस्तान की पूरी सतह पर कांग्रेस खूब लड़ रही है। राहुल जी ने काफी लड़ा। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने जो पदयात्रा की, वो चले साउथ से नॉर्थ की तरफ। काफी उनके साथ लोग लोग मिले
रास्ते में, तो एक किस्म की तहरीक हो गई, एक मूवमेंट। तो राहुल गांधी अपनी जगह दिल की बात कहते हैं, बड़ी जुर्रत से पार्लियामेंट में बोलते हैं, और वो राहुल गांधी की एक सिफत ये है कि इश्यूज पर वो खुले दिल से बात करते हैं, उसमें कोई खोट नहीं है। तो यहाँ के लोग सेकुलरिज्म चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ख्याल है कि बीजेपी उस रास्ते पर स्ट्रांग नहीं है। इनको थोड़ा पता लग गया, इधर जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि बीजेपी अंदर से वो फिरका परस्ताना सोच है इनकी, चाहे मोदी जी हूं या अमित शाह जी हूं, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अंदर ये ख्याल है कि ये लोग लठबाजी करते हैं, ये लोग क्लियर नहीं है सेकुलरिज्म पर। लेकिन अपनी जगह बात यह करते हैं कि ये लोग सेकुलरिज्म को वोट दे देंगे और समझते हैं कि कांग्रेस जमात जो है वो नुमाइंदा जमात है सेकुलरिज्म की। सैफुद्दीन सोज सर, जो स्थानीय पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो भी मैदान में हैं। तस्वीरें आई हैं कि मुलाकात हुई उमर अब्दुल्ला के साथ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की। क्या तालमेल बनेगा? बातें तो हो रही हैं कि तालमेल बने, लेकिन क्या होगा? आपका क्या आंकलन है? अगर सेक्युलर जमातों में तालमेल हो तो बहुत अच्छा है, वोट नहीं बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा अंदाजा ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अपनी पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हैं, सजाद गनी लोन साहब मैदान में हैं, उनके साथ गनी अब्दुल गनी वकील है, तो ये सारे जो सेक्युलर लीडर हैं, तारिक आमी साहब है, बाकी हैं, तो इनको एकजुट रहना चाहिए ताकि सेक्युलर वोट बट न जाए। लेकिन इनकी मर्जी है, ये क्या करेंगे आखिरी मौके पर। मेरा ख्याल है इन सारी जमातों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वगैरह, इनका भी ख्याल है कि वोट बटना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर को भी खतरा है बाकी जगहों के साथ, कि बीजेपी की सोच क्रिमिनल सोच है जी। आरएसएस की सोच इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और कांग्रेस जो है इस मुल्क को बहुत मजबूत रखेगी। और कांग्रेस के जो नेता महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर और दूसरे लीडर जो है, उन्होंने एक विरासत दे दी है, एक हेरिटेज दिया है हिंदुस्तान के लोगों को। सर, आप कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के हैं, क्या कहेंगे वहां की आवाम से, युवाओं से चुनाव से पहले? उनको ये कहूंगा, मुझे दिल में बड़ी खुशी है, आपकी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, दूसरे जो सजाद गनी लोन साहब और दूसरे लोग, अल्ताफ बुखारी साहब, ये लोग मेन स्ट्रीम में हैं, तो इनको आप अपने अकीदे के मुताबिक वोट दे दीजिए। लेकिन इसका भी ख्याल रखिए कि वोट को बांटने से आपको फायदा नहीं है। जो आपको लगता है स्ट्रांगली बात करेगा, दिल्ली में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, उनको वोट दे दो। जो आपके मन में ख्याल है कि वो ताकत से नहीं बोलेंगे आपके बारे में, तो उनसे दूर रहिए। मगर हक आपका है वोट देने का। मगर मेरा दिल में ख्याल ये है कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान की जमहूरियत को सलाम करते हैं, हिंदुस्तान के सेकुलर समाज को, एक साथ रहने के समाज को, यकजहती के समाज को, इत्तेफाक के समाज को सलाम कहते हैं। और ये लोग, जम्मू कश्मीर के लोग स्ट्रांग है हिंदुस्तान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सैफुद्दीन सोज साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं घाटी से। तो एक और खबर जो ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पीडीपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी नाम शामिल है, लेकिन पहली लिस्ट को लेकर पार्टी में बगावत सी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। मैं यहाँ आज चारेगाम में हूँ, जहाँ पे बहुत दिनों से जो पहलगाम डेवलपमेंटल अथॉरिटी है वो आके यहाँ लोगों के घर डिमोलिश कर रही है, बुलडोजर लाके
लोगों के घर तोड़ रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीडीए है उनका यहाँ क्या काम है, क्योंकि सबसे पहली चीज रूरल एरिया में पीडीए की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ पे हर रोज जेसीबी भेज के, बुलडोजर भेज के, व्हाट विल यू अचीव ऑफ इट? इन फैमिलीज को इतने साल लगते हैं एक घर बनाने में, और वो घर जो इनकी सालों की सेविंग्स पे बनता है वो आके आप 1 मिनट में तोड़ देते हैं। ये हैं इल्तिजा मुफ्ती जो इस बार बिजबेहरा से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी इस उम्मीदवारी को लेकर पीडीपी के कई नेता खफा हैं। जानकारी के मुताबिक इल्तिजा का नाम जब से पहली सूची में आया है तब से पार्टी में काफी विरोध है। इस इलाके को 1999 से 2018 तक पीडीपी के अब्दुल रहमान वीरी रिप्रेजेंट करते रहे हैं। वीरी, जो अब्दुल रहमान भट्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, वो मुफ्ती सरकार में मंत्री थे। इस बार पार्टी में उन्हें अनंतनाग पूर्व से टिकट की पेशकश की गई है, लेकिन वीरी अब श्री गुफवारा बिजबेहरा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चले, तो हम उसी अमन को चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। दरअसल जब से पीडीपी ने पहले 8 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उसमें कई पूर्व विधायकों और डीडीसी सदस्यों के नाम गायब हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी को इन सीटों पर बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बिजबेहरा सीट को मुफ्ती के परिवार गढ़ के रूप में देखा जाता है। पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार 1967 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यहीं से जीते थे। फिर उनकी बेटी महबूबा ने 1996 में यहां से जीत हासिल की थी। परिवार की इस क्षेत्र में गहरी जड़ें हैं। इल्तिजा के पिता जावेद शाह भी इस क्षेत्र से आते हैं। वैसे लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible. गुपकार अलायंस के तहत कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव सबने अलग अलग लड़े थे। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से, अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है जो हमारी कोशिश है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा पीडीपी का गढ़ बताए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हाल के लोकसभा चुनावों में इन इलाकों में पीडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन विधानसभा चुनावों में दोनों स्थानीय पार्टियों के बीच में इन इलाकों में टक्कर होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जो मुलाकातों का सिलसिला हो रहा है श्रीनगर में, अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी नज़ीर मसूदी के पास चलते हैं। नज़ीर, कहा यह जा रहा है कि एनसी और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई, बात तो है कि साथ आएंगे, लेकिन पेचीदगियां हैं। क्या वहां से आप बता सकते हैं हमें? देखिए, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के घर गए तो अंदाजा लगा कि जो कल रात देर गए थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बातचीत थी, वो तकरीबन उसमें बड़ा रोड ब्लॉक पैदा हुआ था। तो
जो ही लीडर्स कांग्रेस के वहां पहुंचे तो अंदाजा हुआ कि लीडरशिप ने मन बनाया कि अलायंस करना ही करना है। जो राहुल गांधी ने अपनी भाषा में भी, स्पीच में भी, यहाँ जो अब कांग्रेस वर्कर्स से कुछ कहा कि अलायंस होगा लेकिन कांग्रेस लीडरों का, वर्करों का रेस्पेक्ट, उससे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो कई चीजें बताई जा रही थी कल रात के, जब हम इसको वॉच कर रहे क्या हो रहा, तो बीच में एक बातचीत टूट गई थी क्योंकि कई लीडर कह रहे थे, कांग्रेस के एक लीडर ने वहां से वॉकआउट भी किया। लेकिन बिलाखिर जो अलायंस है ये ऑफिशियल अब है, अलायंस डन डील है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन कहीं एक पेचीदा सीटें हैं जहां दोनों पार्टियां लड़ना चाहते हैं, या एक पार्टी कहते हैं हमें वो सीट दो, तो लेकिन दूसरे कहते हैं भाई आपका तो वहां उससे हक ही नहीं, कभी आपने जीती नहीं। जब राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला मिले तो वहां एक प्रपोजल ये भी था कि चलो हम ये फ्रेंडली कंटेस्ट भी कहीं सीटों पे कर सकते हैं जहां कहते हैं दोनों लड़े, तो फ्रेंडली कंटेस्ट के कोई उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाँ कहा ठीक है, जो सीटें आपको जिसमें प्रॉब्लम हो गई ठीक है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने कहा नहीं, इससे तो मैसेज ठीक नहीं जाएगी। लेकिन अभी भी जो पेचीदगियां हैं सीट शेयरिंग में वो बाकी है। आज शाम तक जो पहला फेज है इस पोलिंग का, उसकी जो 24 सीटें हैं उनका जो है फाइनल लिस्ट दोनों ये अलायंस जारी करेगी। उसमें भी कहीं जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, लेकिन बिलाखिर उनको बताया गया, लीडरशिप ने, दोनों पार्टी के लीडरशिप ने उनको बताया कि भाई आप वर्कआउट करो और हमें लिस्ट तरतीब करके दे दो, ताकि आज कल या आज शाम को लिस्ट इसको जारी किया जाएगा। इससे साफ लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लग रहा था कि इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ इनका गठजोड़ हो सकता है, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। यह पहली दफा है 1987 के बाद जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्रिपल अलायंस किया है, और इसके जो इलेक्शन के नतीजों पे भी लग रहा है असरअंदाज होगा। ज्यादातर सीटें जो सूत्रों के मुताबिक जम्मू में कांग्रेस को मिली है, कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, और कश्मीर घाटी में जो ज्यादातर सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जा रही हैं और कांग्रेस को कम। तो कुल मिला के जो इस तरह का अलायंस जो सीट शेयरिंग फार्मूला है, उसमें दोनों पार्टियों के लीडरों का कहना हम चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन हो। लेकिन जब असल में बातचीत की बात है, नेगोशिएशन की बात है, दोनों पार्टियां, दोनों नेगोशिएटर्स कई सीटों पे इस तरह अटक गए कि नहीं उन्हीं को चाहे। इसीलिए 3 दौर हुए बातचीत के, तीनों दौरों में कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के घर गए तो जो लीडरशिप के इरादे थे बिल्कुल साफ नजर आए। वो कुछ भी आप करें, अलायंस करना ही करना है। तो वही है यहाँ की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये ट्रिपल अलायंस हतमी तौर पर हो चुका है। अब जो भी पेचीदगियां बीच में सीट शेयरिंग के लिए लोकल लीडरशिप को बताया गया, उनको आप हल करके पहला लिस्ट जी। एक संक्षेप में एक और सवाल, एक समय में पीडीपी और बीजेपी साथ आए थे, क्या इस बार कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस लिहाज से कुछ सुगबुगाहट? देखिए, बीजेपी के साथ जो पीडीपी ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, वो कि पीडीपी अलग इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन पीडीपी उस सूरत हाल में नहीं है जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन ने दिखाया कि उनको ज्यादा उतनी सीटें लेने की उम्मीद भी नहीं है। तो लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोमेंटम है। उन्होंने जो ये मैनिफेस्टो भी जारी किया, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो पहला रेजोल्यूशन होगा उसको स्टेटहुड वगैरह की बहाली की चाहे। उन्होंने 370 को दोबारा उठाया है। पीडीपी ने अभी अपना मंशूर भी जारी नहीं किया है। कई लोग निकल गए हैं, कई लोग जो भाग गए थे वापस आ रहे हैं। अभी वो उनकी जो ये मैंडेट देने की बात आ रही है, नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी तवक्का नहीं है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परसेप्शन के लिए ये किया। पहले फारूक अब्दुल्ला ने मन बनाया था कि नहीं हम अलग लड़ेंगे, लेकिन फिर पार्टी के बीच में कहा भाई अगर आप अलग लड़ेंगे तो लोग बताएंगे आज ये वोट हमें मांग रहे हैं एनसी के नाम पे, ऑटोनॉमी के नाम पे, लेकिन कल ये ज्वाइन करेंगे बीजेपी। जिस तरह पीडीपी पे इल्जाम है कि आपने बीजेपी को रोकने के लिए 2014 में वोट मांगा, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी की जोली में गए। तो वही जो इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ ये ट्रिपल अलायंस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नज़ीर, जुड़ने के लिए और समझाने के लिए ज़मीनी हालात किस तरह से जब बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और अलायंस की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, चुनावों की ही बात कर रहे हैं। अब झारखंड में भी चुनाव होंगे, उससे पहले यहाँ की सियासत गरमाई हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नाराज थे, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनको दोबारा जो नहीं मिली। तो अब चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। पूछे जाने पर सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए प्रशांत की रिपोर्ट। चंपई सोरेन के पास झारखंड सरकार में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जल संसाधन मंत्रालय का भी जिम्मा है। चंपई कह रहे हैं कि अपमान हुआ, इसलिए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें विभीषण बता दिया। फिर चंपई मंत्रिमंडल में कैसे है, इस सवाल का चंपई सीधा जवाब नहीं देते। अरे हमने बोल दिया था नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। नया अध्याय करेगा तो कहीं ना एक जगह ना रहेंगे, दो जगह रहेंगे। क्या देंगे, क्या मंत्री से कब दीजिएगा? अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना आपको। इस अजीब सियासी हालत के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि बर्खास्त करके चंपई सोरेन के पक्ष में सहानुभूति पैदा की जाए। सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने भले ही चंपई सोरेन को विभीषण कहा, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। इसे चंपई सोरेन को मनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब चंपई सोरेन मानने को तैयार नहीं दिखते। चंपई नाराज क्यों चल रहे सर? कोई नाराज नहीं चल रहे। उन्होंने कहा, कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है, अजीब हालत है। कह सकते हैं अपने नपे तुले अंदाज से हेमंत सोरेन ने झारखंड में दूसरी बगावत को भी फेल कर दिया है। उन्होंने चंपई सोरेन की बगावत को धीरे धीरे कुंद किया और उन 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर आए जिन्हें चंपई सोरेन का समर्थक कहा जा रहा था। जाहिर है चारों विधायकों के हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी दिखाने से चंपई सोरेन अकेले पड़ गए। चंपई सोरेन को लेकर पार्टी के नेताओं को भी चुप रहने के लिए कहा गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हेमंत सोरेन ने पार्टी में बगावत का सामना किया हो और उससे पार पाया हो। 2 साल पहले भी उनकी सरकार खतरे में थी। यहाँ तक कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में चुनाव आयोग की ओर से उनकी विधायकी को अयोग्य करार दिए जाने तक का अंदेशा होने लगा था। ये मामला अगस्त 2022 का था, जब उनकी सरकार संकट में आ गई थी। तब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तब के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मदद ली थी। उस वक्त कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि तीनों विधायक सरकार गिराने की जुगत में थे। उसके बाद हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के 31 विधायकों के साथ रायपुर पहुंच गए और विधायकों को एक साथ रखा। पिछले एक हफ्ते से अटकलें लग रही थी कि चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। अब तक बीजेपी भी चंपई सोरेन को खुले तौर पर अपनाने से झिझक रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि झारखंड बीजेपी के कई नेता चंपई सोरेन को पार्टी में लाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद चंपई सोरेन की उपयोगिता कम हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता चंपई सोरेन के प्रति सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, लेकिन अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं। चंपई सोरेन प्रकरण ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया गया। चंपई सोरेन जी के जाने से कोल्हान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा आघात है। वैसे झारखंड बीजेपी के नेता अभी भी चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि अब इसकी गुंजाइश कम बची है। लेकिन इतना तो लगने लगा है कि हेमंत सोरेन ने संकट को फिलहाल टाल दिया है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको कोलकाता। वहां पर जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, बताएंगे। और देश की बात में बात अब कोलकाता की। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त दी है। कोर्ट ने आरजी कार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हाँ कर दी है। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट
के लिए अपील की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो सीबीआई की जांच पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं। मुकेश हमारे साथ हैं। जी मुकेश, बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, सहायता होती है इस टेस्ट से जांच प्रक्रिया में। देखिए, आज जो सीबीआई की टीम है वो संदीप घोष को और 4 डॉक्टरों को लेकर जो है जो सियालदह कोर्ट है वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर सीबीआई ने कहा कि इन सभी 5 लोगों का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना है। उसके बाद कोर्ट ने सभी लोगों से पूछा और उनकी फिजिकल कंसेंट के बाद जो कोर्ट ने सभी के पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन दे दी है, यानी कि इन सभी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दरअसल जो 4 डॉक्टर हैं ये वही 4 डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक लड़की के साथ में 8 और 9 अगस्त की रात में 12 बजे आखिरी बार खाना खाया था। इसीलिए ये संदेह के दायरे में है और सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर उस पूरे मामले को लेकर इनको क्या जानकारी है। मृतका ने मौत के पहले जब खाना खाया था तब इनसे क्या बातचीत की थी, और सीबीआई को लगता है कि ये डॉक्टर जो है कुछ सच छुपा रहे हैं। इसके साथ में जो संदीप घोष है, जो कि आरजीकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे सीबीआई लगातार 7 दिनों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता का ये सीबीआई का दफ्तर है जहां पर उससे 7 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, और सीबीआई के मुताबिक उनको ऐसा लगता है कि संदीप घोष जानबूझकर कई बातें छुपा रहा है और वो सच जो सामने आना चाहिए वो सच सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उस पर यह आरोप है कि उसने जो लड़की की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उसकी जानकारी परिवार वालों को और पुलिस को काफ़ी देर से दी। उसके बाद परिवार वालों को बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट मिले। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या है, ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ चल रही है 7 दिनों से, लेकिन 7 दिनों बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। इसीलिए संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत ज़रूरी था। पॉलीग्राफी टेस्ट में जो भी जिसका टेस्ट होता है उसको एक ख़ास तरह की झूठ पकड़ने वाली मशीन में बिठाते हैं, उसमें सेंसर लगे होते हैं और उससे तमाम जो सवाल हैं वो एक्सपर्ट पूछते हैं। उस दौरान जिसका टेस्ट होता है उसका जो बीपी है, उसकी जो हार्ट बीट है, उसके जो स्किन में बदलाव हैं, उनको ग्राफ के ज़रिए उनको देखते हैं, उसकी स्टडी होती है और उसके बेस पर एक्सपर्ट ये जो नतीजा है वो निकालते हैं कि क्या जो शख्स जिसका टेस्ट हो रहा है उसने सच बोला या नहीं बोला या झूठ बोल रहा है। तो ये एक साइंटिफिक टेस्ट है, हालांकि ये कोर्ट में स्वीकार नहीं है, लेकिन जांच एजेंसी को इस टेस्ट के बाद जांच में कोई नई दिशा मिल सकती है, कोई नई लीड मिल सकती है, जिससे कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी है। अब बहुत जल्दी ही संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई करवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वाकई में इस टेस्ट से मदद ज़रूर मिलेगी जांच में, भले ही सबूत के तौर पे मान्य हो ना हो। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, करीब 2.5 घंटे सुनवाई चली। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसको पढ़कर अदालत ने जांच प्रक्रिया और एफआईआर में देरी पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई में कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे, तो वहीं कोर्ट ने डॉक्टर्स से भी काम पर वापस लौटने की अपील की है और इसका असर भी हुआ है। एम्स में भी और कई अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टर्स अब काम पर लौट रहे हैं। और महिलाओं के शोषण, बच्चियों के शोषण का एक मामला महाराष्ट्र के बदलापुर से भी आया था। बदलापुर स्कूल में नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 4 साल की बच्चियां बख्शी नहीं जा रही, स्कूल सुरक्षित नहीं तो अधिकार की बात बेमानी है, बिना सड़क पर उतरे गंभीर जांच नहीं होगी। 13 तारीख की घटना है और 16 तारीख को एफआईआर होती है। मामला दबाने की कोशिश ना करें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित के साथ परिवार का बयान भी दर्ज हो, धारा 164 के तहत दर्ज हो बयान। अगली सुनवाई से पहले दें जांच की पूरी जानकारी। अब मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। ये हम देख सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती अपनाई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक युवती ने अपने साथ
बलात्कार की वारदात की शिकायत की। वारदात मंगलवार की है। पीड़ित युवती ने अपने दोस्तों पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। अपनी ज़मीन जायदाद का ब्यौरा ना देना उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बहुत भारी पड़ेगा। जो जानकारी नहीं देंगे उनकी तनख्वाह रुक सकती है। कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया है कि वो मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी डाल दें। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए आदेश दिए थे। अब 1 साल हो चुका है इस बात को, लेकिन अब तक सिर्फ 26% कर्मचारियों ने इस बारे में अपनी जानकारी दी है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों पर शक करने का काम कर रहे हैं, उसे मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रलाइज करना चाह रही है, तो क्या ये पूछा जाना चाहिए कि जब यही 20 लाख कर्मचारी अधिकारी जिनका ओल्ड पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए खत्म कर दिया गया था, क्या सरकार को इस बात की कोई चिंता है कि 20 लाख अधिकारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम, उनका भविष्य के बारे में कोई योजना है? तो आपको बता दें, कोशिश करेंगे अपने सहयोगी तनिष्क पंजाबी से बात करने की। तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 कर्मचारी हैं। आईएएस और पीसीएस के बाद अब दूसरे कर्मचारियों के लिए भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ज़रूरी कर दिया गया है। पहले 30 जून तक का वक्त दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया, लेकिन अगस्त चल रहा है और 74% कर्मचारियों ने जानकारी नहीं दी है, इसलिए आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह नहीं आएगी अगर आप जानकारी नहीं देंगे। ये अपने आप में एक मसला गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी तनिष्क पंजाबी से। तनिष्क, अपने आप में बहुत पेचीदा मामला होगा ये। क्या कारण है कि सिर्फ 26% ही कर्मचारियों ने जानकारी दी है अपनी? जरूर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये एक कदम है, उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है करप्शन के प्रति जो है उसके प्रति ये कदम है। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले ऑर्डर पास हुआ था 2023 के अंदर, अगस्त महीने में ही 2023 में। तो आज से लगभग 1 साल पहले ये डायरेक्टिव आया था कि सारे सरकारी कर्मचारियों को जो है अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी चल और अचल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी होगी अगर उनको प्रमोशन चाहिए। तो पहले बात प्रमोशन की थी, तो उस समय डेडलाइन थी 31 दिसंबर डेडलाइन गुजरने के बाद जो है सरकार ने डेडलाइन और बढ़ाया। इस डेडलाइन को 30 जून तक किया गया। 30 जून के बाद इसे जुलाई तक किया गया। जुलाई के बाद भी उन्होंने देखा कि 26% लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर 26% लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है। तो इसीलिए अब सरकार का ये अल्टीमेटम है कि भाई अगर आप इस बार आपने डिक्लेयर नहीं करी तो आपकी अगस्त सैलरी जो है, अगस्त महीने की सैलरी जो है वो रोक की जाएगी। ये सरकार की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है सारे सरकारी कर्मचारियों को लेकर। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख कर्मचारी हैं, 17,88,000 कर्मचारी हैं, लगभग 18 लाख कर्मचारी हो गए और तो तनिष्क बता रहे थे किस तरह से एक बड़ा तबका है कर्मचारियों का जिन्होंने जानकारी नहीं दाखिल की अपनी संपत्ति को लेकर, और आखिरी तारीख करीब आ रही है और नहीं देंगे तो तनख्वाह रुक सकती है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी से सफ़र में आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही हालात कल भी रहने के आसार हैं। सुबह से ऐप पर कैब और ऑटो बुक नहीं हो रहे हैं। दरअसल अपनी कुछ मांगों को लेकर ऑटो टैक्सी यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की अपील की।
यूनियन का कहना है कि ऐप वाली कैब सर्विसेज से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। हमारे कई सहयोगी आज ज़मीन पर मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या हुआ सड़कों पर आज। दिल्ली एनसीआर में चल रहे ऑटो टैक्सी का स्ट्राइक जो है वो उससे लोगों पे बुरा असर पड़ रहा है, जिसके वजह से जो प्राइवेट है ऊबर ओला उसका जो दाम है, जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक पैसेंजर, इनसे बात करते हैं कि क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सर, क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुश्किलों का यह है तो थोड़ा मतलब थोड़ा लेट हो रहा है। जैसे मान लो कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर कहीं भी मिल जाती थी, लेकिन उस हिसाब से मिल नहीं रहे। 10 मिनट के अंदर तो नहीं मिला। हाँ, ये है कि मुझे तकरीबन 20 मिनट तो हो गया, तो वो है। और थोड़ा सा ना मुझे रेट भी एक्स्ट्रा लगा है जी। क्योंकि तो आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं आ तो रहा हूँ शामली से, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शामली, वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, और कहाँ जाना है? मुझे गुड़गांव है। और तो गुड़गांव के लिए जैसे मैं यहाँ से बुक करता था, ओला वगैरह बुक करता था, तो उसमें करीबन ये समझ लो कि 750 या 800 850 लास्ट हो जाता, मेरा 800 भी हो जाता था अगर प्राइम वाले करता 850 था। लेकिन आज जो है मेरा वो पड़ा है मुझे, मतलब ये समझो 980 रुपये। कहाँ से आए आप? मैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कितने देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? मैं आधे घंटे से यूबर बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है। अभी तक नहीं हुआ है? जी, एक बार दिखाइए फ़ोन अपना। आप देख सकते हैं कि ये जो है आधे घंटे से ऊबर बुक करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनका हो नहीं रहा है अभी तक बुक। और ये कहाँ जाना चाहते हैं आप? अभी शादीपुर। शादीपुर जाना चाहते हैं, तो क्या लगता है आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अब मेरे को ऑटो बुक करना पड़ेगा जी। और प्राइस वगैरह वो तो हाई ही मांगेंगे। प्राइस वगैरह ऊबर में ये होता है क्योंकि आपको जेन्युइन जो लगते हैं चार्ज वो लेते हैं जी, बट अब मेरे को ऑटो करना पड़ेगा यहाँ से। सर, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं लुधियाना पंजाब से आ रहा हूँ। सर, तो ऑनलाइन जो बुकिंग है रैपिडो या ओला में जो लोग बुक कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कब से बुक कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है सर? मैं अभी आया हूँ, पहले 1 महीने पहले आया था, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अभी आज मैंने देखा कि काफ़ी डिफरेंस है, मतलब 20 से 25 मिनट लग रहे हैं कैब को वेटिंग के लिए। सर, अभी आप दिखाएंगे कि कितना समय आपने जब बुक किया था तो कितना समय लगा था, अभी कितना बता रहा है? अभी ये देखिए, अभी भी 3 मिनट बता रहा है। ठीक है जी। तो आपने कितना समय पहले बुक किया था सर? मैंने 20 मिनट पहले इसको बुक किया था, 20 से 25 मिनट पहले। आप ये देख सकते हैं। कहाँ जाना है सर आपको? मैंने जाना है अपना मोनेट जाना है, ग्रेटर कैलाश। अच्छा, ये देख सकते हैं ये कि इनको जाना है ग्रेटर कैलाश। इन्होंने बुक किया था 20-25 मिनट पहले, लेकिन इनको अब जा कर के इतनी विलम्ब हुई है। उसके बाद इनको दिखा रहा है कि 3 मिनट के बाद रैपिडो मिलेगा। और अब आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया लगातार, आपको बता दें, रैलीज कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने कई दिनों से रैली कर रहे हैं और जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के श्रीनगर से पदयात्रा निकाली। उनका नारा है मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। तो ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लेटरल एंट्री का मुद्दा भी उठा दिया है। एक ट्वीट किया है कि सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के हवाले से बताया कि किस तरह 2018 में जानबूझकर आरक्षण के सवाल को हटा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में आज विस्तार में खबर छपी है कि 2018 में सरकार के भीतर आरक्षण के सवाल पर विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन उससे कन्नी काट ली गई। और अब परीक्षाओं से लेकर एक जानकारी है। पिछले साल देश भर में 65 लाख से ज़्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में ये लोग पास नहीं हो सके। ये चिंताजनक खबर है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 10वीं क्लास के करीब 33.5 लाख छात्र अगली क्लास में नहीं पहुंच पाए, जिसमें से करीब 5.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जबकि 28 लाख फेल हो गए। 10वीं की बात करें तो सबसे ज़्यादा असफल छात्र मध्य प्रदेश से हैं, जबकि यूपी और बिहार दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 12वीं का हाल ही भी कुछ ऐसा ही है, जहां 32%
लाख छात्र पास नहीं हो सके, जिसमें से 5 लाख से ऊपर छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। तो ये जो इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 12वीं के सबसे ख़राब रिजल्ट उत्तर प्रदेश के रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो स्कूली शिक्षा के तरीके पर सवाल उठाता है, जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल में पैसा लेके पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाई देता है, और जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, टाइम पे शिक्षक नहीं मिलते हैं। अच्छे से शिक्षक लोग को भर्ती तो करते हैं, लेकिन वो लोग समय पे आते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं करते हैं। पढ़ाई उनको करना चाहिए, बच्चा लोग को अच्छे पढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कारण ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कभी हेड मास्टर नहीं आते हैं तो कभी टीचर नहीं आते हैं, और प्राइवेट स्कूल में इसलिए पास करते हैं वहाँ पैसा लगता है, पैसा लगने वाला जहाँ पास कर ही जाएंगे। और ये जो है हेड मास्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, ये सब पढ़ाई बच्चे लोग पर ध्यान देते ही नहीं है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता और क्या, टीचर का कमजोरी। क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं? टीचर का कमजोरी है, टीचर अच्छा से टीचिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे ख़राब हाल सरकारी स्कूलों का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, जहाँ 65 लाख जो छात्र हैं हमारे 10वीं और 12वीं की कक्षा इम्तिहान जो है वो पास नहीं कर पाए। इस पर जाहिर है गौर करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, और खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।